बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे जितने भी बेसिक एग्ज़ाम्स हैं, जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं या एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्स हैं और पीपीएससी के, एफपीएससी के, और हमारी जो बीएस की क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन सब में ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम इसके जो हैं वो एमसीक्यूज़ या शॉर्ट ट्रिक्स भी इन्हें कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके आंसर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास MCQ नंबर 1 है 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास फैक्टोरियल की डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। तो सबसे पहले फैक्टोरियल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, n, we define factorial of n as, देखिए ये इसकी नोटेशन होती है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी तरह हम n जो है उसे डिक्रीज़ करते जाते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन 1 तक ले जाते हैं। फिर जितने नंबर्स बनते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। देखें यहाँ पे 5 फैक्टोरियल जो है उसको देखते हैं कि क्या बनता है। ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब पहले लिखेंगे 5, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 माइनस 1 यानी 4 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 4 से छोटा नंबर 3 यानी 4 से छोटा जो है 4 से स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर वो 3 है। फिर हमारे पास 2 और 1, इन सब को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर जो है वो 120 आ जाता है। तो ये फैक्टोरियल का आंसर जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाला जा सकता है और इस तरह हम मैनुअल तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड MCQ है 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो हमारे पास सिंपल तरीका ये है कि ये जो ऊपर हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन लिखी है इसी को यूज़ करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 6 जो है उसे लिख सकते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 और डिवाइडेड बाय 4, 3, 2, 1। तो अब देखें ये 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 कैंसिल, हमारे पास 6 और 5 बचते हैं। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है 30। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। सी इज़ करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 3 है एन एक्सप्रेशन consisting of 2 terms is called डैश। 4 ऑप्शन हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और हेक्सानोमियल। तो देखें ये भी डेफिनेशन है। अगर हमें डेफिनेशन याद हो तो हम इसका जो है वो आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, इसमें सॉल्यूशन वाला जो है वो कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास डेफिनेशन यूज़ हो रही है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स मौजूद हों उसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन इसका आंसर बाइनोमियल आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कि 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, क्या ऑप्शन है, क्या आंसर आ सकता है। 0 है, 1 है, -1 है या फिर ये डिफ़ाइन नहीं है। तो 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 होता है। ये हम देख लेते हैं कैसे 1 होता है। देखें हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हम जानते हैं
n फैक्टोरियल ये इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह हम लिख सकते हैं। या फिर n को जो है वो इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n इज़ इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप इसे n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर दें, 4 n इज़ इक्वल टू 1, क्या बनेगा ये 1 फैक्टोरियल ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 1 ही होता है और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, वो लिखें या ना लिखें, और राइट साइड पे 1 माइनस 1 वो क्या बनेगा 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, ये हम याद भी रख सकते हैं और इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें बेस्ट ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन, 0 आंसर है इसका। नेक्स्ट MCQ है 10 कम्बिनेशन 8 इज़ इक्वल टू पॉसिबल ऑप्शंस हैं 45, 90, 22.5 और 180। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें आर कम्बिनेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशन हमें आती है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखें लेट n एंड r बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, then combination of n different objects taken are at a time is given as n combination r is equal to, ये इसकी नोटेशन होती है n combination r, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और इसमें r जो है ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू n होता है। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अगर हमें ये फार्मूला आता है देन हम कोई भी नंबर आ जाएं, इंटीजर्स आ जाएं, तो हम उनका कम्बिनेशन निकाल सकते हैं। अब देखें इस फार्मूले को यूज़ करते हुए 10 कम्बिनेशन 8 जो है इसका क्या आंसर बनता है, 10 कम्बिनेशन 8 इज़ इक्वल टू क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। अब 10 माइनस 2 क्या होता है, सॉरी 10 माइनस 8 क्या होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम सिंपलीफाई करें तो देखें 10 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 8 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, तो 9 5 ज़ार हमारे पास कितने होते हैं 45। तो देखें इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पास 45 बनेगा और आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है n 0 फैक्टोरियल सॉरी n कम्बिनेशन 0 इज़ इक्वल टू ऑप्शंस हैं 0 1 n नेगेटिव 1। तो देखें यहाँ भी कम्बिनेशन की डेफिनेशन यूज़ होगी जो हमने ऊपर डिफ़ाइन की है कि n कम्बिनेशन r का फॉर्मूला क्या है। अगर हमें ये फार्मूला आता है तो हम कोई भी कम्बिनेशन जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका आंसर जो है वो कैसे निकलेगा, n कम्बिनेशन 0 दिस विल बी n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल हमें पता है 1 होता है, और फिर n माइनस 0 ये आपके पास n फैक्टोरियल ही आ जाएगा। तो n से कैंसिल, ऊपर भी 1 बचता है नीचे भी 1 बचता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो देखें इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन
बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इन द एक्सप्रेशन a प्लस बी रेज टू पावर 5 द सेकेंड टर्म इज़, 4 ऑप्शन है। अब देखें इसका जनरल फार्मूला अगर हमें आता है तो फिर हम उसको ही एज ए ट्रिक यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा कि द फार्मूला फॉर r प्लस 1th term for expression a plus b raised to power n is given as, देखिए r प्लस 1th टर्म जो है उसे हम t r प्लस 1 से डिनोट करते हैं। इट विल बी n कम्बिनेशन r a रेज टू पावर n माइनस r एंड b रेज टू पावर r। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है r प्लस 1th टर्म निकालने के लिए अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर n है। अब देखें हमारे वाले केस में a प्लस बी रेज टू पावर 5 है और हम सेकंड टर्म निकालना चाहते हैं। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे t2 निकालना पड़ेगा। तो t2 कैसे निकलेगा, अगर हम r1 पुट कर दें और n जो है वो 5 पुट करें, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन के लिए निकालना है a प्लस बी रेज टू पावर 5 के लिए। उसने हमें ये जनरल फार्मूला जो है a प्लस बी रेज टू पावर n के लिए है। अगर हम n 5 ले लें तो a प्लस बी रेज टू पावर 5 के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसमें रिप्लेस कर दें r जो है वो 1, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। ये 8th टर्म नहीं है, r प्लस 1th टर्म है, ये याद रखिएगा। और n जो है वो हम 5 से रिप्लेस करेंगे। तो देखें ये सेकंड टर्म बन जाती है हमारे पास। सेकंड टर्म विल बी t1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कम्बिनेशन 1 और a रेज टू पावर 5 माइनस 1 और b रेज टू पावर 1। तो 5 कम्बिनेशन 1 आप कैलकुलेटर से भी ओपन कर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं और डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 5 ही होता है। तो चले मैं इसको निकाल देता हूँ। ये 5 फैक्टोरियल आएगा ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल और a रेज टू पावर क्या आएगा 4 और साथ आ जाएगा b। अब देखें ऊपर 5 फैक्टोरियल और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा a रेज टू पावर 4 b। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल, a रेज टू पावर 4 b। ये 4 4 से कैंसिल, यानी 4 फैक्टोरियल से कैंसिल। आपके पास आ जाएगा 5 a रेज टू पावर 4 और b। तो देखें ज़रा बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा बन रहा है हमारे पास। d जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर बन रहा है, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन एंड x mod लेस देन 1 देन द एक्सप्रेशन 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन इज़ कॉल्ड। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अर्थमेटिक सीरीज़, ऑप्शन बी है ज्योमेट्रिक सीरीज़ और ऑप्शन सी है हार्मोनिक सीरीज़, ऑप्शन डी है बाइनोमियल सीरीज़। तो इसमें देखें हमें ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हमें डेफिनेशन आती होगी तो हम इसे जो है वो करेक्ट ऑप्शन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो देखें ये डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ की डेफिनेशन। बाइनोमियल सीरीज़ होती क्या है, वो कहते हैं द बाइनोमियल थ्योरम वेयर इंडेक्स n इज़ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे देखें n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है। देन द एक्सपेंशन 1 प्लस x रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास इसकी 4th टर्म है सो ऑन प्रोवाइडेड x मॉड लेस देन 1। कहते हैं द इक्वेशन 1 इज़ कॉल्ड बाइनोमियल सीरीज़।
तो ये बाइनोमियल सीरीज़ है, इसकी डेफिनेशन हमें एज इट इज़ अगर आती है देन हम इस MCQ का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसका फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ बाइनोमियल सीरीज़। अब MCQs नंबर 9 है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज़ टू पावर 9। ये हमारे पास a प्लस बी रेज़ टू पावर 9 जो है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो कितनी टर्म्स बनती हैं। तो देखिए इसके लिए भी हमें जनरल फार्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला अगर हमें आता है तो फिर हम कोई भी पावर हो वो बता सकते हैं कि इसको एक्सपेंड करने से क्या आंसर आएगा। तो द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, हमारे पास जो जर्नल है वो पावर हम n लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज़ टू पावर n आर n प्लस 1, यानी कि ये जो a प्लस बी है, दो टर्म्स का सम है, इसकी पावर जितने भी नंबर हैं इसको अगर एक्सपेंड करें तो फिर एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आएगी उसमें हम पावर में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पावर 10 है तो उसको एक्सपेंड करने से हमारे पास 11 टर्म्स बन जाएंगी। अगर पावर 100 है तो उसको एक्सपेंड करने से हमारे पास जो टर्म्स हैं वो बन जाएंगी 101। देखिए इसकी एक आसान सी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ये आपको फिर याद रहेगा। देखिए अगर मेरे पास a प्लस बी रेज़ टू पावर 2 है तो ये फार्मूला तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखें हमारे पास a प्लस b की पावर क्या है 2, लेकिन इसको एक्सपेंड करने से जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो 3 है, यानी पावर से एक ज़्यादा है। इसी तरह हम ये भी फार्मूला हमें याद है कि a प्लस बी रेज़ टू पावर 3 ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस आ जाएगा फिर b क्यूब। तो यहाँ पे देखें पावर 3 है लेकिन हमारे पास टर्म्स कितनी हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, यानी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ़ टर्म्स पावर से एक ज़्यादा होती है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। a प्लस बी की पावर 9 है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें कितनी टर्म्स होंगी, ये 10 होंगी। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो A है। नेक्स्ट MCQs हैं, द फर्स्ट टू टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 इज़ 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x स्क्वायर, या फिर 1 माइनस एक्स, या फिर 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर हम 1 माइनस एक्स क्यूब को एक्सपेंड करें तो जो पहली दो टर्म्स हैं वो कौन सी बनती हैं, हम इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इसको एक्सपेंशन के लिए बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ किया जा सकता है और हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला भी है कि डायरेक्टली फार्मूला जो है वो हम देखें, पहले से हमें याद है कि माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b फिर प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। देखिए ये फार्मूला होता है हमारे पास। अगर इसमें हम a की जगह 1 पुट कर लें, b की जगह x पुट कर लें तो देखें ये इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब, ये क्या होगा फिर 1 का क्यूब जो कि 1 ही होता है, माइनस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, चलें लिख लेते हैं, साथ आ जाएगा x और फिर प्लस 3a और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस आ जाएगा एक्स क्यूब। तो ये बनता है 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए इसमें पहली दो टर्म्स जो हैं वो कौन सी हैं, वो है 1 माइनस 3x। तो फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो MCQs हैं, n कम्बिनेशन n इज़ इक्वल टू क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर है। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है कम्बिनेशन का
जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है वो याद होना चाहिए कि n कम्बिनेशन r किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब जो क्वेश्चन वाला केस है उसमें r की जगह भी n आ रहा है, तो देखें n कम्बिनेशन n वो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो देखिए n फैक्टोरियल से कैंसर और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आता है। लिहाजा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड b इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज़। अब देखें यहाँ पे हम ये बाइनोमियल थ्योरम जो है वो देख लेते हैं कि उसमें एक्सपेंशन में इसके सम क्या बनते हैं। तो देखें ज़रा यहाँ पे a प्लस बी रेज़्ड टू पावर n, इसको अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ पे a जो है इसके जो एक्सपोनेंट हैं, जो पावर है वो क्या बन रही है, n। अब इसमें चेक करें नेक्स्ट टर्म में a की पावर जो है वो n-1 है और b की पावर 1 है। अगर दोनों को ऐड करें तो n-1 और +1 ये हमारे पास क्या बनेगा, n ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट टर्म है, इसमें भी चेक करें, ये n-2 और +2 क्या बचेगा, n ही बचेगा, ठीक है। तो जितनी भी टर्म्स हैं हर टर्म में a और b के एक्सपोनेंट्स को सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, a प्लस b की जो पावर होती है उसके इक्वल आता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड b इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज़ टू पावर n। अब इसकी जो एक्सपेंशन हमने देखी है, हर टर्म में जो एक्सपोनेंट्स हैं a और b के उनका सम क्या आ रहा था, n आ रहा था। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो फिर ऑप्शन सी आता है। MCQ नंबर 13 देखें, n कम्बिनेशन r इज़ इक्वल टू, ये डायरेक्टली फार्मूला है, फार्मूला अगर हमें याद है तो हम इसका आंसर बता सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। देखें n कम्बिनेशन r फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल फिर n माइनस r, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है ओवर n माइनस r है लेकिन r फैक्टोरियल मिस है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। और इसमें n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल है लेकिन यहाँ r माइनस n आ जाता है, हालांकि n माइनस r आना चाहिए था, लिहाजा ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और इसमें जो है वो न्यूमिनेटर में r फैक्टोरियल आ रहा है, तो लिहाजा ये भी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिर ऑप्शन ए ही है। MCQ नंबर 14 है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेज़ टू पावर 5 इज़, ऑप्शन हैं 5, 6, 7, 8। तो देखें ये हमने ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव किया था, यहाँ पे हम देख लेते हैं दोबारा से। ये एक नोट हमने लिखा था कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज़ टू पावर n आर n प्लस 1, यानी जितनी पावर है टर्म्स जो हैं वो उससे एक ज़्यादा होती है। और इसमें ये हमने जो है वो दो फार्मूले भी देखे थे कि पावर अगर 2 है तो उसमें टर्म्स कितनी होंगी, 3 होंगी। अगर पावर 3 है तो टर्म्स कितनी होंगी, 4 होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही है, नंबर ऑफ़ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखें यहाँ पे पावर 5 है तो इसकी जो एक्सपेंशन है उसमें कितनी टर्म्स होंगी, उसमें 6 टर्म्स होंगी। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो बी है। अब नेक्स्ट MCQs है 1 + 5 + n अप टू सो ऑन प्लस 4n - 3 इज़ इक्वल टू, क्या ऑप्शन आएगा। देखिए ये हमारे पास जो है वो एक फाइनाइट सीरीज़ है जो कि अर्थमेटिक सीरीज़ है। हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थमेटिक सीरीज़ है, हम इनका कॉमन डिफरेंस लेके जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि अगर अर्थमेटिक सीरीज़ है और उसकी n टर्म्स का हमने सम लेना है, यानी फाइनाइट टर्म्स का सम लेना है, तो वो इक्वल होता है Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a1 जो कि फर्स्ट टर्म है और an जो कि n टर्म है। अब हमारे वाले केस में देखें, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ ही है या नहीं।
तो देखें यहाँ पे इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें तो ये क्या बनता है ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 1 = 4। इसी तरह इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें तो ये 9 - 5 = 4। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, लिहाजा ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है। और इस वाले केस में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, और जो nth टर्म है वो क्या है 4n - 3। तो देखें एस n क्या निकलेगा, n/2, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू क्या आएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे nth टर्म क्या है 4n - 3। तो ये देखिए क्या बनेगा n/2, यहाँ पे 4n - 2 बचेगा, 3 में से एक निकाल दे दो। अब इसमें से देखें 4 कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन क्या बच जाता है 2n - 1, ये 2 से कैंसिल, तो n × 2n - 1 जो है वो आंसर आता है। तो फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है बेस्ट पॉसिबल आंसर वो क्या आता है n × 2n - 1, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 16। द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग x² y ऑफ x - 2y रेज़्ड टू पावर 3। वो कहता है कि इसकी एक्सपेंशन जो है उसमें x² y जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो हम इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है। देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि a - b रेज़्ड टू पावर 3 ये क्या होता है a³ - 3a² b प्लस 3ab² और -b³। ठीक है, तो इसमें a की जगह जो है वो x आ रहा है और b की जगह 2y आ रहा है। तो क्या बनेगा फिर x³ - 3 × x² और 2y प्लस 3 और फिर x × 2y² और माइनस आ जाएगा 2y³। तो ये x³ माइनस क्या बनेगा 3 × 2 = 6 और ये x² y प्लस ये आपके पास 3x और इंटू 4y² और -8y³। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो x³ - 6x² y और प्लस 12xy² - 8y³। अब देखिए उसने हमें क्या पूछा है, उसने हमें ये पूछा था कि ये जो x² y है इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखें x² y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, हमारे पास -6 आ रहा है। तो ये आपके पास फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 17 MCQ 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर भी निकल सकता है। देखें 6 फैक्टोरियल को हम यूँ ही लिखते हैं कि 6 × 5 × 4 × 2 × 1 और 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है। अब इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 720 आंसर आएगा, लिहाजा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ऑप्शन डी आता है इसमें। नेक्स्ट MCQ है द एक्सपोनेंट इन a + b⁻⁷। एक्सपोनेंट क्या है a या फिर b या 7 या 8। तो देखें ये हमें पता है कि एक्सपेंशन में ये जो पावर होती है इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो फिर 7 है, क्योंकि 7 ही इसमें एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट MCQ है द मैथमेटिशियन हु डिवाइज्ड द मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन जो है वो किस मैथमेटिशियन ने डिवाइज्ड किया था। तो ये भी हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो बुक जो है उसे पढ़ के पता चलेगा। ये फ्रांसिस्को मोरोलिक जो है वो मैथमेटिशियन था जिसने मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो डिवाइज्ड किया था।
तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो फिर ऑप्शन ए है। MCQ 21 है P of n इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 2 3 4 0। और ये जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जिसे हम मैथमेटिकल फार्मूला भी है, जिसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है वो इसमें n इज़ इक्वल टू 1 लेके चेक कर लें। जो भी आंसर बनता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इट्स मीन ये डिविजिबल ही होगा। वैसे ये फार्मूला है जिसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हम इसे n के जो है वो 1 लेके चेक कर लेते हैं क्या बनता है। ये स्टेटमेंट बन जाती है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 4 माइनस 1। ये स्टेटमेंट बन जाती है 3। तो देखें ये 3 जो है P ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 आता है। तो देखें 3 ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है, तो इट्स मीन कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस नंबर से डिविजिबल होगी। बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगा है। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।